मैंने कहा नहीं, मुझे रात 8 बजे दे देना। दिन भर मैं अपने ऊपर वाले कमरे में ही रहा। आधी रात के वक्त मुझे अपने मास्टर स्पाई करीम भाई से मिलने जाना था और उसे ये अच्छी खबर सुनाना थी कि मुझे जम्मू जाने वाली एमुनिशन की ट्रेन की तारीख और वक्त का सुराग मिल गया है। रात को मैंने मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने मिलकर खाना खाया। मुझे आधी रात के वक्त मास्टर स्पाई से मिलना था, इसलिए मैं घर से 8-9 बजे ही निकलना चाहता था ताकि उन लोगों को शक न पड़े कि मैं आधी रात को कहाँ जा रहा हूँ। ठीक 9 बजे मैंने मीनाक्षी से चाबियां ली और उसकी गाड़ी लेकर स्वामी नारायण के मंदिर की तरफ चल पड़ा। मुझे बहरहाल मंदिर जरूर जाना था ताकि अगर कोई मेरा पीछा कर भी रहा हो तो उसे यही पता चले कि मैं मंदिर में पूजा करने आया हूँ। रात 11 बजे तक मंदिर में बैठा, बज़ाहिर पूजा करता और मनकों की माला फेरता, मगर दिल में असलहे की गाड़ी को उड़ाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे सोचता रहा। 11:03 पर मैं मंदिर से गाड़ी लेकर निकला और शहर के बाहर निस्बतन वीरान और खैराबाद इलाकों से गुजरता हुआ अपने क्वार्टर वाले हाइड आउट में आ गया। गाड़ी मैंने वहां से थोड़ी दूर एक जगह दरख्तों के झुंड के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी थी। मैं जरा पहले आ गया था। रात 12 बजे मास्टर स्पाई करीम भाई भी पहुंच गया। हम क्वार्टर के खाली कमरे में बैठ गए। मैंने फर्श के कोने में मोमबत्ती जला रखी थी। जब मैंने करीम भाई को बताया कि मैंने जम्मू जाने वाली असलहे की फौजी ट्रेन का सुराग लगा लिया है तो उसने मेरी तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखा और बोला, जरा ठहरो। वो उठकर दरवाजे के पास गया, दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अंधेरे में बाहर देखा, दरवाजे को बंद किया और वापस आकर मेरे पास स्टूल पर बैठ गया। ट्रेन के बारे में तुम्हें क्या मालूम हुआ है? मैंने उसे बताया कि असलहे से भरी हुई ये फौजी मालगाड़ी इस महीने की 20 तारीख को आधी रात के वक्त दियोलाली के फौजी गैरिजन के हॉल्ट लाइन से रवाना होगी। फिर मैंने खुफिया माइक्रोफोन के जरिए मिस्टर पांडे और कर्नल शर्मा की जो बातें सुनी थी वो भी बता दी। करीम भाई बहुत खुश हुआ, कहने लगा, तुमने अपने पहले कमांडो एक्शन का पहला इम्तिहान पास कर लिया है, अब तुम्हें ये गाड़ी तबाह करनी होगी। मैंने उसे बताया कि कर्नल शर्मा और मिस्टर पांडे की बातों से तुम्हें इस बात की भी तस्दीक हो गई होगी कि इस ट्रेन में इसराइल के दिए हुए नेपाम रॉकेट बमों की बहुत बड़ी तादाद कश्मीर के महाज पर ले जाई जा रही है। मिस्टर पांडे ने कर्नल शर्मा से कहा था कि कश्मीर फ्रंट पर ब्रिगेडियर को बता देना कि हम तुम्हें इतने ज्यादा नेपाम रॉकेट सप्लाई कर रहे हैं कि तुम कश्मीर के सारे मुसलमानों के घरों को जलाकर राख कर सकते हो। करीम बोला, उस गाड़ी को तबाह करना बड़ा जरूरी हो गया है। ये गाड़ी हरगिज जम्मू सही सलामत नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने उसे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए? मास्टर स्पाई करीम भाई ने आंखें बंद कर लीं। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, हम इस गाड़ी को झांसी और भोपाल के दरमियान तबाह करेंगे। मेरे जहन में एक वीरान रेलवे स्टेशन आ गया है जिसका नाम मड घाट है, जहां से हम ट्रेन पर अटैक कर सकते हैं। मैंने पूछा, मड घाट रेलवे स्टेशन में कौन सी खास बात है और इससे पहले हम किसी जगह गाड़ी को तबाह क्यों नहीं कर सकते? करीम भाई ने मुझे तफसील से समझाते हुए कहा, ये एक मिलिट्री ट्रेन है, असलहे से भरी हुई है और खास तौर पर इसमें नेपाम बम के रॉकेटों की भारी तादाद मौजूद है। जाहिर है इसकी सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए होंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी प्लेटून उसके साथ सफर कर रही होगी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हम इस गाड़ी को भारतीय पंजाब के इलाके में भी तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। वहां हमें खालिस्तान तहरीक के सिखों की भी मदद मिल सकती है। पंजाब में गाड़ी पर हमारा हमला नाकाम भी हो सकता है क्योंकि खालिस्तान की तहरीक और कश्मीरी कमांडोज के खतरे के पेश नज़र असलहे से लदी हुई ये गाड़ी जब भारतीय पंजाब की हदूद में दाखिल होगी तो उसकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि उसके आगे और पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स का एक इजाफी डिब्बा लगा दिया जाए जिसकी छत पर इंडियन गनर मशीन लगाए मोर्चे बनाकर बैठे हों। पंजाब से पहले खास तौर पर मध्य प्रदेश का जो इलाका है जहां फौजी नुक्ता निगाह से ट्रेन को किसी तखरीबी कार्रवाई का खतरा नहीं है, जहां कभी किसी फौजी ट्रेन पर कश्मीरियों का कमांडो अटैक नहीं हुआ, इसलिए सिक्योरिटी हुकाम जहां ट्रेन की सिक्योरिटी की जानिब से नॉर्मल रहेंगे। हमारे कमांडो अटैक के लिए यही इलाका सबसे मौजूद रहेगा और इस इलाके में सिर्फ मडघाट नाम का एक ऐसा गैर आबाद वीरान सा देहाती रेलवे स्टेशन है जहां से हम ट्रेन पर अटैक कर सकते हैं। मैंने मडघाट के बारे में मजीद पूछा तो मास्टर स्पाई ने कहा, यह सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, तुम उसकी फिक्र न करो, मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा, ट्रेन को तबाह करने के लिए हमें तुम्हारे ख्याल में क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? एक तरीका तो यह है कि हम रेलवे लाइन में 2-3 जगहों पर जबरदस्त धमाके से फटने वाला बम लगा दें। मास्टर स्पाई कहने लगा, अगर ट्रेन में सिर्फ गोला बारूद ही लदा होता तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ट्रेन के 3 डिब्बे नेपाम रॉकेट से भरे हुए हैं और इन रॉकेटों के बारे में ताज़ा तरीन तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि उसके डेटोनेटर फ्यूज को जर्ब न लगाई जाए या उस पर किसी दूसरे रॉकेट की डायरेक्ट हिट न लगाई जाए तो ये नहीं फटता। हम अगर रेलवे लाइन को उखाड़ भी देते हैं तो उसके 2 ही नतीजे सामने आ सकते हैं। पहला नतीजा ये हो सकता है कि इंजन ड्राइवर दूर से पटरी को उखड़ा हुआ देख ले या करीब जाकर ट्रेन रोकने में कामयाब हो जाए, या अगर रोकते रोकते ट्रेन के 2-3 डिब्बे उलट भी जाएं तो उससे सारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि नेपाम रॉकेट यकीनन पिछले डिब्बों में भरे हुए होंगे।
फर्ज करें कि सारी की सारी गाड़ी ही उलट जाती है, तब भी ये जरूरी नहीं कि सारी ट्रेन के असलहे को आग लग जाए। ये जदीद साइंस का ज़माना है। असलहे को यकीनन पूरी तरह से महफूज बनाकर ट्रेन में ले जाया जा रहा होगा। मैंने भी कमांडो तरबियत के दौरान असलहा वगैरह की पूरी ट्रेनिंग ले रखी थी। मैंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि हमें इन डिब्बों या बोगी पर जिसमें नेपाम रॉकेट हैं एक रॉकेट फायर करना होगा। करीम भाई ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमें रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर करने होंगे और चलती ट्रेन पर निशाना लगाना होगा, और निशाना भी सिर्फ उन डिब्बों का लेना होगा जिनमें नेपाम रॉकेट होंगे। मैंने कहा, इस बारे में कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि नेपाम रॉकेट पिछले डिब्बों में ही भरे होंगे। करीम बोला कि इसका मुझे पूरा यकीन है। मुझे इस बारे में अपने ज़राए से भी यही इत्तला मिली है कि खतरनाक असलहा ट्रेन की अकबी बोगियों या बोगी में लदा हुआ होगा। मुझे एक ख्याल आ गया। मैंने कहा, क्या रास्ते में कोई पहाड़ी सुरंग नहीं आती? मेरा मतलब है कि क्या हम सुरंग में ट्रेन पर हमला नहीं कर सकते? नहीं, ये हरगिज न सोचना। पहली बात तो यह है कि सुरंगें बंबई से पूरी स्टेशन तक ऊपर तले आती हैं। देवलाली से आगे बुरहानपुर तक दूर एक सुरंग आती है, मगर वो छोटी है। वैसे भी सुरंग में छुपकर हम डब्बे पर रॉकेट फायर नहीं कर सकते। अगर फायर कर भी दिया तो साथ ही हमारे भी परख जोड़ जाएंगे। मडघाट का स्टेशन उस कमांडो एक्शन के लिए बिल्कुल मौजू रहेगा। मैं तुम्हें पहले साथ ले जाकर ये दिखा दूंगा। अभी ट्रेन के चलने में 10 दिन बाकी हैं। हम कल ही मडघाट का स्पॉट देखने के लिए अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे। हमें अहमदाबाद से बजविया बस रतलाम तक सफर करना होगा। रतलाम से हम ट्रेन पकड़ेंगे और भोपाल जाएंगे। मडघाट भोपाल और झांसी के दरमियान एक स्टेशन है। तुम ऐसा करना, सुबह 10 बजे अहमदाबाद के शोपुरी वाले बस अड्डे पर पहुंच जाना। वहां से रतलाम के लिए लारियां चलती हैं। तुम्हें जो पहली लारी मिले तुम उसमें सवार होकर रतलाम पहुंच जाना। मेरा इंतजार न करना। तुम रतलाम के लारी अड्डे पर मेरा इंतजार कर सकते हो। मैं वहां तुम्हारे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाऊंगा। हम अहमदाबाद से इकट्ठे सफर नहीं करेंगे। और कोई खास बात? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मास्टर स्पाई उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं जाता हूँ। ये कहकर करीम भाई तेजी से निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ जा रहा था। रात के 2:30 बजे होंगे कि मैं घर पहुंचा। कमरे में आते ही सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। सुबह अलार्म ने मुझे जगा दिया। नाश्ते की मेज पर मीनाक्षी और मिस्टर पांडे मौजूद थे। मैंने मंदिर से कुछ फूल लेकर गाड़ी में रख लिए थे। मैंने वो फूल उन्हें दे दिए और कहा, रात में 2 बजे तक भगवान महावीर के नाम की माला जाप करता रहा। ये फूल तुम्हारे लिए भगवान महावीर ने भेजे हैं। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने गेंदे के फूल बड़ी अकीदत से लिए और उन्हें बार बार चूम कर आंखों से लगाने लगे। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे 2-1 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया है। मीनाक्षी ने फिक्रमंद सा होकर कहा, गुरुजी खैर तो है ना? मैंने कहा, हाँ। रात को मैंने दिल्ली अपनी भांजी को फ़ोन किया था। तुम्हें तो मालूम ही है, वो तुम्हारे डांस सेंटर में दाखिल होकर भरतनाट्यम सीखना चाहती थी, मगर रात मालूम हुआ कि वो बड़ी बीमार पड़ गई है। इसलिए मुझे आज ही अहमदाबाद से दिल्ली जाना पड़ गया है। मिस्टर पांडे ने फौरन कहा, मैं भी फ़ोन करके आपके लिए किसी फ़्लाइट में सीट रिजर्व करवा देता हूँ। मैंने हाथ के इशारे से कहा, नहीं, मैं हवाई जहाज़ से सफ़र करना पसंद नहीं करता। तुम लोग फिक्र न करो। 10 बजे बड़ौदा एक्सप्रेस दिल्ली से जाती है, मैं उसी में चला जाऊंगा। मिस्टर पांडे को जरा तशवीश सी हुई, क्योंकि अभी उसके गुर्दे की एक पत्थरी उसके गुर्दे में मौजूद थी और उसकी तरक्की की फाइल पर इंदिरा गांधी के दस्तखत होने बाकी थे। कहने लगे, गुरुजी आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? आप नहीं होंगे तो मुझे तो ऐसे लगेगा जैसे इस घर में से भगवान रूठ कर चले गए हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, गोकुलदास तुम्हारा हमारा ऐसा संबंध हो गया है कि ये इस जन्म में तो नहीं टूटेगा। मैं 2-3 दिन से ज्यादा दिल्ली नहीं ठहरूंगा। मुझे भी तो यहाँ महावीर जी के मंदिर में हर रोज हाजिर होकर पूजा पाठ करनी होती है। ये भी एक तरह से मैं एक चिल्ला काट रहा हूँ। मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों की तसल्ली हुई। मिस्टर पांडे ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए मीनाक्षी से कहा, बेटी तुम खुद गुरुजी को स्टेशन पर छोड़ आना, ड्राइवर के साथ मत भेजना। मीनाक्षी ने फौरन कहा, ठीक है रेडी। जब मिस्टर पांडे अपने ऑफिस चले गए तो मैंने मीनाक्षी से कहा कि मैं अकेला ही स्टेशन जाऊंगा, उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी तो मेरे हर हुक्म को भगवान का हुक्म समझती थी। हाथ जोड़कर बोली, जैसे आपकी मर्जी गुरुजी। मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं बंगले से बाहर निकला, खुफिया पुलिस का आदमी अपने मामूल के मुताबिक मेरे पीछे लग जाएगा। हाँ, अगर मैं गाड़ी में जाऊं तो वो मेरा ताक़ुब करने का इतना तरद्दुद नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मैं उनकी नज़र में मिस्टर पांडे के घर ठहरा हुआ एक साधु संत ही था। उन्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वो बस रूटीन में मेरी निगरानी कर रहे थे। चुनाचे मैंने मीनाक्षी से कहा, तुम ऐसा करना कि मुझे स्वामी नारायण के मंदिर छोड़ देना। मैं दिल्ली जाने से पहले वहां प्रार्थना करना चाहता हूँ। मीनाक्षी फौरन तैयार हो गई। अभी 10 नहीं बजे थे। मैं मीनाक्षी की गाड़ी में उसके साथ वाली सीट पर बैठकर बंगले से निकला। जाहिर है खुफिया पुलिस वालों ने मुझे देखा होगा, लेकिन गाड़ी में देखकर मेरा पीछा करने का ख्याल दिल से निकाल दिया होगा।
दूसरी बात यह भी थी कि मेरी निगरानी से उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं बंगले से निकलकर सीधा मंदिर ही जाता हूँ। मीनाक्षी ने मुझे नारायण जी के मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया और मुझे नमस्कार कहकर चली गई। मैं कुछ वक्त मंदिर में गुजारा और फिर मंदिर के दूसरे दरवाजे से निकलकर मोटर रिक्शा लिया और पूरी बाजार के लारी अड्डे पर पहुंच गया। आध घंटे बाद मुझे रतलाम जाने वाली बस मिल गई और मैं रतलाम की तरफ रवाना हो गया। ये सारा रास्ता काफी लंबा था। अहमदाबाद से निकलने के बाद कुछ देर तक इलाका थोड़ा रेतीला था और थोड़ा सरसब्ज आता रहा। फिर नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। बहरहाल बस 1:30 बजे के करीब रतलाम पहुंची। रतलाम शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, जहां मैं पहले कभी नहीं आया था। करीम भाई ने कहा था कि मैं लारी अड्डे पर ही उसका इंतजार करूं। चुनाचे मैंने वहीं एक छोटी सी कैंटीन में बैठकर खाना खाया। खाना खाकर मैं एक तरफ होकर बैठ गया और करीम भाई का इंतजार करने लगा। मैं ऐसी जगह बैठा था जहां और लारियां करीब ही आकर रुकती थीं और मुसाफिर उतरते थे। काफी देर बाद एक लारी आकर रुकी। उसमें से जो मुसाफिर उतरे उनमें करीम भाई भी था। मैं एहतियातन अपनी जगह पर ही बैठा रहा। करीम भाई ने उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरे पास आ गया। जब तुम बंगले से निकले थे तो कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो तुम्हारे पीछे नहीं लगा था। मैंने उसे बताया कि मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर पहले सीधा मंदिर गया था, फिर वहां कुछ देर ठहरने के बाद रिक्शा लेकर लारी अड्डे आया था। वो बोला मेरे साथ आओ। हम लारी अड्डे से निकलकर बाजार में गए। उसने एक मोटर रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा रेलवे स्टेशन चलो। रास्ते में उसने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खा लिया था। मैंने कहा हाँ खा लिया था। उसके बाद वो खामोश हो गया और रेलवे स्टेशन तक खामोश रहा। मैंने कोई बात करनी चाहिए तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। रेलवे स्टेशन आकर मालूम हुआ कि भोपाल जाने वाली गाड़ी शाम के वक्त चलेगी। करीम कहने लगा जहां से भोपाल तक का सारा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। इन जंगलों में शेर, हाथी, दरिंदे सब होते हैं। रात तो हमें भोपाल में पड़ जाएगी। हम शाम की गाड़ी ही पकड़ेंगे। इतनी देर हम एक घाट पर चलकर बैठते हैं। करीम को उस शहर के सारे इलाकों का पता था। वो मुझे एक घाट पर ले आया जिसके साथ ही एक बड़ी कुशादा नदी बह रही थी, जहां घास फूस की झोंपड़ी की एक चाय की कैंटीन बनी हुई थी। हम कैंटीन के बाहर लोहे की पुरानी कुर्सियों पर चाय मंगवा कर बैठ गए। वो कहने लगा यहाँ से वापस अहमदाबाद पहुंचते ही मुझे सबसे पहले अपने एक खास आदमी को देवलाली भेजना है। वो अपने सराय से इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करेगा कि देवलाली के फौजी गैरिजन से 20 तारीख की रात को एक फौजी माल गाड़ी रवाना हो रही है कि नहीं। वो इस गाड़ी का नंबर और उसके डिब्बों का कलर वगैरह मालूम नहीं कर सकेगा। अगरचे उस वक्त तक ये गाड़ी गैरिजन के अंदर तक गई हुई रेलवे लाइन पर खड़ी होगी, मगर वो गैरिजन में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो सिर्फ उसकी रवानगी की तस्दीक करने की ही कोशिश करेगा। मैंने पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि फौजी माल गाड़ी देवलाली से रवाना हो चुकी है। मास्टर स्पाई ने कहा हमारा एक आदमी जलगांव के रेलवे स्टेशन पर उस रात रेलवे कुली के भेस में मौजूद होगा। देवलाली से आगे जलगांव का बड़ा स्टेशन है। जैसे ही फौजी मालगाड़ी जलगांव से रन थ्रू गुजरेगी, वो रेडियो ट्रांसमीटर पर हमें मडघाट खबर कर देगा। हम दोनों मडघाट के स्टेशन की करीबी पहाड़ी में मौजूद होंगे। मेरे इस सवाल पर कि ये ट्रेन देवलाली के फौजी गैरिजन से रवाना होने के बाद मडघाट के स्टेशन पर कब पहुंचेगी, उसने कहा इस फौजी गाड़ी का रूट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वो देवलाली से जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, होशंगाबाद, भोपाल, झांसी, आगरा और दिल्ली। दिल्ली से आगे 2 रूट हो सकते हैं। एक रूट पानीपत करनाल की तरफ से जालिंदर और दूसरा रूट मेरठ, अंबाला, लुधियाना और जालिंदर। जालिंदर से पहुंचकर इसी गाड़ी को होशियारपुर से होते हुए जम्मू तवी पहुंचना है। अगरचे ये गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसका सफर रन थ्रू होगा, लेकिन किसी जगह थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह लेने के लिए रुक सकती है। मैंने पूछा फिर तो ये मडघाट के स्टेशन पर नहीं रुकेगी और हमें चलती ट्रेन पर अटैक करना होगा। वो बोला हमें मूविंग टारगेट यानी चलती ट्रेन पर ही रॉकेट फायर करने के लिए तैयार रहना होगा और ट्रेन की पिछली 3-4 बोगियों पर ऊपर तले रॉकेटों का रैपिड फायर करना होगा। अगले डिब्बों पर फायर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा अगर इत्तेफाक से या किसी खतरे के पेश नजर नेपाम रॉकेटों की पट्टियां अगले डिब्बों में लदी हुई हों तो फिर क्या होगा? करीम भाई ने कंधे सुकेड़ते हुए कहा फिर जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। बहरहाल हम पिछले डिब्बों को हिट करेंगे। जब मैंने ये सवाल किया कि हमारे पास रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट कहाँ से आएंगे, तो मास्टर स्पाई और पाकिस्तान और इस्लाम के सच्चे आशिक करीम भाई ने कहा हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत मुसलमानों की जानी दुश्मन है। वो हिंदुस्तान से हमारा नामो निशान मिटा देना चाहती है। इसके लिए वो बाकायदा एक प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल कर रही है। हिंदुओं का अपना तो कोई दीन मजहब नहीं है। वो हिंदुस्तान की नई नस्ल के मुसलमान नौजवानों को हिंदू बनाने की मजमूम कोशिश कर रही है। इसके अलावा हर महीने किसी न किसी शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात कराए जाते हैं और मुसलमानों को बेदरेग मौत के घाट उतारा जाता है। हिंदुओं के इन नापाक अज़ाइम के खिलाफ हम भारतीय मुसलमान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर हमारी जंग खुफिया जंग है। इस जंग की हिकमत अमली यह है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम की तरफ ला रहे हैं और उनको हिंदू हुकूमत के इस्लाम दुश्मन अज़ाइम से आगाह कर रहे हैं।
अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंडियन मिलिट्री ट्रेन को उड़ाने के लिए रॉकेट कहाँ से आएंगे।